आप सुन रहे हैं हमारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। लेकिन मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है। 2 गोली की जरूरत है, 4 गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है। श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो तरंग प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तरंग 90.0 FM रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सामुदायिक रेडियो पर। और आज का हमारा विषय है रबी चारा फसलों में कटाई, सिंचाई, रोग और कीट प्रबंधन, जिसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं डॉक्टर RS बाना, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। और मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान में। आज हम बात करने वाले हैं रबी चारा फसलों में कटाई, सिंचाई, रोग और कीट प्रबंधन विषयों के बारे में। रबी चारा फसलों जैसे बरसीम, ल्यूरसन, ओट्स, सरसों व जौ पशुपालन आधारित कृषि प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह पशुओं को पोषक तत्वों से भरपूर हरा चारा उपलब्ध कराती है, जिससे दुग्ध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इन फसलों की सफल खेती के लिए समय पर कटाई, प्रभावी सिंचाई प्रबंधन और रोग कीट नियंत्रण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उचित समय पर पहली कटाई करने से पौधे को पुनः बढ़वार तेजी से होती है और कुल उत्पादन बढ़ता है। ठंड के मौसम में नमी संतुलन बनाए रखने हेतु हल्की फुल्की सिंचाई उपयोगी हो जाती है, जिससे फसल ठंड के प्रतिकूल प्रभाव से बची रहती है। इसके अलावा पत्ती धब्बा, जड़ सड़न और रोग तथा दीमक, एफिड आदि कीट उत्पादन को कम कर सकते हैं। इसलिए समेकित कीट प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। बेहतर प्रबंधन उपाय अपनाकर रबी चारा फसलों के अधिक उपज और गुणवत्ता चारा प्राप्त किया जा सकता है। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर RS बाना, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि आज हम रबी चारा फसलों के बारे में बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रबी में चारे की कौन कौन सी फसलें आती हैं? रबी के मौसम में हरे चारे की जब अगर हम बात करें तो जो फसलें हैं उनमें जौ और जई, ये 2 चारे वाली ऐसी फसलें हैं जो धान्य फसलें भी है परंतु चारे के लिए उपयोग होती है। और विशेषकर जो जई है वो तो बड़ी ही उपयोगी धान्य वर्गीय चारे की फसल है। इसके अलावा बरसीम और रिजका जो रबी का मौसम है उसके लिए चारे की प्रमुख फसलें हैं। तो एक तरह से बरसीम और रिजका और जई 3 प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा जौ है या गोभी
सरसों है या जो सरसों को भी कई बार चारे के लिए उपयोग कर लेते हैं। विशेषकर जो बरसीम और रिजके की फसल में अंतर फसलीकरण या जो मिश्रित खेती है उसके रूप में भी सरसों या जो गोभी सरसों होती है या चाइनीज कैबेज जिसको बोलते हैं उसका भी उपयोग कर लेते हैं। तो ये चारे की रबी के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। उसके अलावा जैसे ही रबी का मौसम खत्म होता है तो तुरंत उसके बाद ग्रीष्मकालीन चारे वाली फसलें भी होती है, जिनमें ज्वार, बाजरा, मक्का, मकचरी, ग्वार और लोबिया प्रमुख फसलें हैं। तो ये अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है, तो इसमें पशुधन को हमारे को निरंतर और निर्बाध रूप से चारा, हरा चारा उपलब्ध होता रहेगा। और जैसे ही रबी का मौसम खत्म होता है उस दौरान अगले मौसम की जो हरे चारे वाली यदि फसलों का भी आप सही चुनाव करते हैं और पहले से ही उच्च गुणवत्ता वाला बीज आप ले लेते हैं तो आपके जो पशुधन है उसको हरा चारा निरंतर मिलता रहेगा और उसकी उत्पादन क्षमता लगातार बनी रहेगी। तो जैसे सर दिसंबर का ही महीना है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दिसंबर के महीने में कौन कौन सी चारे की फसलें बोई जा सकती हैं? जी, अक्टूबर के महीने से चारे की रबी के चारे वाली जो फसलें हैं उसकी बिजाई शुरू हो जाती है और सबसे उपयुक्त समय तो अक्टूबर का महीना ही है। परंतु जहाँ पे खेत खाली नहीं होते, देरी से बिजाई होती है, वहाँ पर नवंबर के महीने में भी सभी चारे वाली फसलों की बुआई करते हैं। उसको आप मजबूरी कह लीजिए या एक तरह से आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। परंतु दिसंबर के महीने में आते आते हमारे पास जो विकल्प है वो सीमित हो जाता और उस दशा में हमारे पास जो देरी से बिजाई करने वाली जो जई की किस्में हैं या जौ की किस्में हैं उन्हीं का एकमात्र जो विकल्प होता है वो बचता है। और आजकल तो जौ की द्विप्रयोजनीय किस्में भी है, जैसे कि पूसा संस्थान की एक पूसा लोसर किस्म है। और उसमें क्या होता है कि एक बार फसल की कटाई कर लेते हैं जब फसल 50-55 दिन की हो जाती है हरे चारे के लिए, और उसके बाद जो पुनः वृद्धि होती है उसको फिर दाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो जौ और जई दो चारे वाली फसलें हैं जिनको अभी भी हम दिसंबर के महीने तक भी बिजाई कर सकते हैं। तो सर जैसा कि अब आपने बताया कि दिसंबर के महीने में कौन कौन सी फसलों की हम बुआई कर सकते हैं, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चारा फसलों का पशु स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल, पशु स्वास्थ्य को सही बैलेंस रखने के लिए आपको सूखे चारे, सांद्र पदार्थ जो बांट जिसको हम बोलते हैं वो, और हरा चारा, इसका उपयोग करना अति आवश्यक है। और उससे आपके न केवल दुग्ध उत्पादन पे बल्कि मांस के लिए पाले जाने वाले जो पशु है उनमें मांस उत्पादन पे भी फर्क पड़ता है। दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो दुग्ध उत्पादन है वो 1000 लीटर प्रति पशु प्रति ब्यात के आसपास है, जबकि वो यूरोप में 4000 लीटर के आसपास है, अमेरिका में 7000 लीटर के आसपास है, इजराइल में 10,000 लीटर प्रति पशु प्रति ब्यात है। तो इस तरह से जो हमारे देश में काफ़ी कम दूध उत्पादन होता है उसका एक बड़ा कारण ब्रीड के अलावा हरे चारे की और जो सांद्र पदार्थ है उसकी पूर्ति नहीं हो पाना है। तो सही ढंग से पशुओं का पोषण होगा तभी उनका उत्पादन अच्छा होगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। बहुत सारे रोग होते हैं तो वो जो पशु की इम्यूनिटी है वो बनाए रखने के लिए भी आपको सही अनुपात में राशन देना आवश्यक है। जैसे सर अधिक चारा उत्पादन हो जाता है तो अधिक चारा उत्पादन हेतु चारा फसलों में कटाई प्रबंधन के लिए क्या क्या कर सकते हैं? जी, चारे फसलों में कटाई प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि बाकी फसलों में तो आप कटाई कर लेते हैं, दाना उनके उसमें आपका इकोनॉमिक पार्ट होता है, परंतु चारा फसलों में आपको ज़्यादा देरी से कटाई करने पर जो रेशा है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और जो गुणवत्ता है चारे की उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जल्दी ज़्यादा कटाई कर ली तो उसमें चारे का उत्पादन बहुत कम मिलता है। तो चारा की कटाई का ये ध्यान रखें कि जो अक्टूबर के महीने में या नवंबर के प्रथम सप्ताह तक जहाँ पे बिजाई हो जाती है तो शुरुआती वृद्धि अच्छी होती है और उसकी जब फसल 50 दिन के आसपास की या 55 दिन की अवस्था की हो जाती है उस समय कटाई करें। और द्विप्रयोजनीय जई है या द्विप्रयोजनीय जो है उसकी भी जब फसल 55 दिन के आसपास की अवस्था की हो जाए तब कटाई करनी चाहिए। रिजका और बरसीम में तो बार बार कटाई करनी होती है। रिजका की फसल तो एक बार बिजाई कर दो तो लगातार 2 से 3 साल तक भी कटाई आप जारी रख सकते हैं। तो उसमें उत्पादन अच्छा मिले उसके लिए एक और काम करना होगा कि आप जब कटाई करो तो ज़मीन के जो भूतल है वहाँ से 7 से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई से कटाई करें। और कटाई करने के बाद जो धान्य वर्गीय फसलें हैं जौ और जई उसमें नाइट्रोजन की 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया के द्वारा दे दें और सिंचाई अवश्य करें, एक हल्की सिंचाई कर दें। और चूँकि बरसीम और जो रिजका है
उसमें क्या होता है कि ये खुद दलहन वर्गीय फसल है, तो शुरुआती अवस्था में कभी कभी नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। पहली बार किसी खेत में रिजका या बरसीम लगाया है तो उसमें नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ सकती है पहली कटाई के बाद। अन्यथा क्योंकि नाइट्रोजन यौगिकीकरण फसल खुद ही कर लेती है तो उसमें आप कटाई के बाद नाइट्रोजन देने की तो जरूरत नहीं है, परंतु वही ऊंचाई उसकी वही 7-8 सेंटीमीटर या बल्कि 10 सेंटीमीटर तक भी रख सकते हैं, ताकि जो पुनः वृद्धि है वो तुरंत हो जाए, प्रकाश संश्लेषण होना कम ना हो और वो जारी रहे। और सिंचाई जरूर आप हल्की जैसे ही कटाई करते हैं दे दें, ताकि जो पुनः वृद्धि है वो अच्छी हो। और जो पहली कटाई है उसके करीब करीब 4 से 5 सप्ताह बाद दूसरी कटाई आप ले लें। सर्दियों में कभी कभी बढ़वार कम होती है तो उसमें आपको 5 सप्ताह तक इंतजार करना चाहिए, ताकि आपको चारे का उत्पादन भी अच्छा मिले। और ज़्यादा देरी से कटाई करने से फिर वो गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो जाती है। उसमें जो पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी सांद्रता तुलनात्मक रूप से कम होती जाती है और जो फाइबर है उसकी सांद्रता निरंतर बढ़ती जाती है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें और सही समय पर कटाई प्रबंधन करने से चारे की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता लगातार बनी रहती है। और बहु कटाई वाली जो फसलें हैं उनकी कटाई भी ज़्यादा दिन तक आपका वो जो उनका जीवन चक्र है वो भी ज़्यादा लंबा चल पाता है। तो सर हमने कटाई प्रबंधन के बारे में तो बात की, पर यदि चारा फसलों में खरपतवार पैदा हो जाता है तो हमारे किसान भाई बहन उसका प्रबंधन कैसे करें? चारा फसलों में खरपतवार होने पर किसान भाई सामान्यतः एक सोच है कि उसको वनस्पति खिलानी है, हरा कुछ भी खिलाना है पशुओं को, तो वो कई बार खरपतवार प्रबंधन ठीक से नहीं करते हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि खरपतवारों को प्रकृति ने ऐसी क्षमता दी है कि वो फसल से ज़्यादा त्वरित गति से बढ़ सकते हैं, ज़्यादा प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं, पोषक तत्व मृदा से और जो नमी है और जो प्रकाश है सूर्य का वो ज़्यादा मात्रा में ले पाते हैं। तो जो फसल है हमने चारे की लगाई है, गुणवत्ता पूर्ण चारा मिले उसके लिए हमने खर्चा भी किया है किसानों ने, तो वो उसकी वृद्धि को रोक देता है। और विशेषकर जैसे अमरबेल जैसी जो परजीवी पौधे हैं वो तो किसी काम के भी नहीं होते, किसान के न पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। तो खरपतवार सही तरीके से प्रबंधन करना चारा फसलों में बल्कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। खरपतवार प्रबंधन के लिए सबसे पहला उपाय है कम मात्रा में रसायनों का उपयोग हो और पशुओं का स्वास्थ्य पर भी किसी रसायन का कुप्रभाव न पड़े। उसके लिए जैसे ही बिजाई करते हैं आप उसके 2 से 3 दिन के बाद पेंडिमिथालिन दवा का 750 ग्राम दवाई 400 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आप अगर छिड़काव करते हैं तो आपके जो खरपतवार हैं उनका जमाव होता ही नहीं, आपकी फसल उसके बाद जम जाती है और आप उससे जो शुरुआती अवस्था में अगर जो फसल है वो ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाती है तो फिर खरपतवार बाद की अवस्था में उतना फसल को प्रतिस्पर्धा नहीं दे पाते हैं। बरसीम की जो फसल है उसमें द्विगुणित और चतुर्गुणित का 2:1 में यदि बीज लेते हैं तो जो शुरुआती वृद्धि होती है वो जो ज़्यादा त्वरित होती है। और इसके अलावा यदि रिजका जैसी फसलों में भी आपको, क्योंकि शुरुआत में खाली स्थान रह जाते हैं कई जगह और वहाँ पे खरपतवार जमने की संभावना रहती है, तो उस दशा में लगभग 10 से 15 किलो बीज, 20 से 25 किलो बीज जो लेते हैं रिजका और बरसीम का, उसमें 2 से 3 किलो बीज आप सरसों का डाल लें। तो पहली जो बढ़वार है वो तो थोड़ी धीरे आती है, तो पहली बढ़वार में हरा चारा भी अच्छा मिल जाए और आपका जो, क्योंकि खाली स्थान नहीं रहेगा तो आपके जो खरपतवार हैं उनको भी जमाव के लिए जगह नहीं मिलेगी। जी सर। तो इस तरह से आप ना कम रसायनों में, बिना कोई ज्यादा रसायनों का उपयोग करे बिना खरपतवार प्रबंधन कर पाएंगे। और बिजाई से पहले जब एक बार हल्का पलेवा करके और फिर खेत की जुताई कर दें उसके 5-7 दिन बाद, ताकि खरपतवारों का जो पहला फ्लस है उसका जमाव हो जाए और जब जुताई करें तो वो खरपतवार नष्ट हो जाए। तो जब आपका जो सीड बैंक है, जमीन में जो खरपतवारों का बीज बैंक है वो नहीं रहेगा तो आपका जो पहला फ्लस है खरपतवारों का वो नहीं आएगा और जो फसल है शुरुआती अवस्था से ही खरपतवार मुक्त रहेगी। तो सर किसी भी फसल की पैदावार के लिए खरपतवार नियंत्रण तो जरूरी है ही, साथ साथ ये भी जरूरी है कि उसमें कितनी मात्रा में खाद और उर्वरक डाले जाएं। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चारा फसलों में किस मात्रा में खाद और उर्वरक डाले जाते हैं? जी, जो सामान्य फसलें हैं उनकी तुलना में चारा फसलों में थोड़ा सा खाद एवं उर्वरक प्रबंधन में हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि एक तो लगातार हमें कटाई लेनी है, पशु स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और मृदा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षा तो उससे जुड़ी हुई है ही। जो धान गेहूं फसल प्रणाली है उत्तर भारत की, उसमें तो यदि बरसीम और रिजका ले लेते हैं गेहूं की जगह कभी कभी, तो जो हमारे अनुसंधानों ने पाया है कि जो खरपतवार हैं, रोग हैं, कीट हैं, मृदा स्वास्थ्य है,
और जलवायु जो वायुमंडल का स्वास्थ्य है उस पे काफ़ी सकारात्मक प्रभाव आता है। तो बीच बीच में चारा वाली फसलें लेते रहें तो उससे न केवल हमारा पशु स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि पूरा एक तरह से जो वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी सुधार होगा। और जो कितना उर्वरक और खाद डालनी है उसके लिए आपको मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए और जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड है उसके अनुसार ही संस्तुत उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। कम उर्वरक भी नुकसानदायक हैं, उससे आपको पैदावार नहीं मिलती है। कम खाद से भी आपको फसल अच्छी नहीं होती और ज़्यादा उपयोग कर लिया तो वो वायुमंडल के लिए जल प्रदूषण में भी हानिकारक होती है। तो उसका जो सही तरीका है, यदि आपने मिट्टी की जांच करा रखी है तो उसके अनुसार, अगर नहीं भी करा रखी है तो जौ और जो जई है उसमें आपका 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और उतनी ही मात्रा में पोटास, और जहां जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी है वहां पर 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट के द्वारा जिंक भी आप उपयोग करते हैं। तो एक तरह से सही तरीके का आप पोषण इन दोनों चारा फसलों में कर सकते हैं। और जो नाइट्रोजन देने का तरीका है कि 1/3 नाइट्रोजन आप बिजाई से पहले दे दें, बची हुई 1/3 नाइट्रोजन आप जैसे ही पहली सिंचाई देते हैं, जब फसल 20-25 दिन की हो जाए तब उसके पश्चात नाइट्रोजन की जो खुराक है वो दे दें, और तीसरी खुराक आप जो पहली कटाई करते हैं उसके बाद दे सकते हैं। बरसीम और रिजका, वो चूंकि दलहन वर्गीय फसलें हैं वो अपनी नाइट्रोजन खुद बना लेती है, बस शुरुआती अवस्था में उसको जो पहले 2 सप्ताह है तब तक नाइट्रोजन चाहिए। तो उसके लिए आपको सिर्फ 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की दर से यूरिया के द्वारा देनी है। और उसके अलावा 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास, ये भी बिजाई से पहले ही देनी है। खड़ी फसल में आपको किसी भी तरह के उर्वरक देने की रिजका और बरसीम में आवश्यकता नहीं है। यदि सूक्ष्म पोषक तत्वों, विशेषकर जैसे रिजका में देखने में आता है कि बोरोन की कमी हो जाती है कई बार, तो यदि बहुत ज़्यादा भयंकर समस्या हो तो उस दशा में आप बोरोन का या जो जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में जिंक का या आयरन की कमी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लोह तत्व का जिंक सल्फेट से 0.1% का आप छिड़काव करके और इसकी जो कमी है पोषक तत्वों की वो दूर कर सकते हैं। परंतु इसमें आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो फार्म यार्ड मैन्योर है, यानी कि जो जैविक खादें हैं, उनका उपयोग करना चाहिए खेत की तैयारी करते समय। यानी कि जो बिजाई का समय है उससे 2 से 3 सप्ताह पहले ही अगर आप 10 टन गोबर की खाद उपयोग कर लेते हैं तो सामान्य तौर पर ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी तो होती ही नहीं है, बल्कि जो आपके जो अन्य पोषक तत्व हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उनकी मात्रा भी लगभग आपको आधी कर दें तो आपको पहली साल से ही इसका परिणाम दिखना शुरू हो जाता है। और दीर्घ काल में भी अगर हर साल भी संभव नहीं तो हर दूसरे या हर तीसरे वर्ष तो जरूर जैविक खादों का उपयोग करें, ताकि न केवल आपकी मृदा उर्वरता बल्कि जो मृदा की भौतिक और जो जैविक दशाएं हैं उनका भी आपका सुधार हो सके। तो सर, जल की बचत करते हुए चारा फसलों में सिंचाई प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? चारा फसलों में सिंचाई प्रबंधन के लिए एक तो जब कटाई करते हैं तो हल्की सिंचाई देना जरूरी है। और आजकल जो आधुनिक सिंचाई विधियां हैं जैसे कि ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, आजकल रेन गन आने लग गया है, तो इनका उपयोग करने से जो जल उपयोग दक्षता है उसमें सार्थक रूप से वृद्धि होती है। कम जल में, उतने ही जल में जहाँ जिससे 1 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होती थी 1.5 से 2 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई हो जाती है। यदि ड्रिप लेते हैं तो उसमें और भी अधिक क्षेत्र में आप सिंचाई कर सकते हैं, उतनी ही फसल का उत्पादन हो जाता है। बल्कि आपके जो रोग और कीट होते हैं उनका भी प्रकोप फसल में कम होता है। पोषक तत्व आपके बहकर नहीं जाते या जमीन के अंदर जाके जल को प्रदूषित नहीं करते। तो ये एक तरीका हो सकता है। सिंचाई प्रबंधन में एक और बड़ी महत्वपूर्ण चारे वाली फसलों में चीज़ ध्यान रखने की है, यदि बीज उत्पादन के लिए जाना है, विशेषकर बरसीम और रिजका में बीज उत्पादन बड़ा टिपिकल है, तो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक या फरवरी के जो प्रथम सप्ताह तक आप उसमें कटाई लेते रहें और उसके पश्चात फसल में पानी देना बंद कर दें और फसल की बढ़ोतरी होने दें। जब तक फूल नहीं आए तब तक पानी नहीं देना है। यदि पानी दे दिया तो वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाएगी और आपका जो दाना है उसका भराव कम होगा। तो फिर जब फूल आ जाए, फूल आने के बाद जब दाना बनना शुरू हो जाए उस समय ध्यान रखें कि फिर
क्योंकि तब तक आपका गर्मियाँ शुरू हो जाती है और तब आपको फिर निरंतर पानी देना है। विशेषकर जो हल्की मिट्टियाँ हैं वहाँ पे 5 से 6 दिन के अवधि में, और जहाँ पे भारी मृदाएँ हैं वहाँ पे 8 से 10 दिन के अंतराल पर निरंतर आप पानी देते रहें, ताकि आपका जो बीज उत्पादन है वो भी अच्छा मिलता रहे। तो सर, अगर चारा फसलों को रोग का सामना करना पड़ता है तो रोग के प्रकोप को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम? जी, चारा फसलों में यदि रोगों का प्रकोप होता है तो हमें रसायनों का प्रयोग कम करना पड़े, क्योंकि यदि आप रसायनों का उपयोग कर देते हैं, और कई बार क्या होता है कि रसायनों का उपयोग करके उसी दिन चारे की कटाई करके पशुओं को खिला देते हैं, तो कई बार वो प्राणघातक भी हो सकता है। तो ऐसी दशाओं से आपको बचना चाहिए। चारा वाली फसलों में रोगों का प्रकोप हो ही नहीं, इसका हमें ध्यान रखना है। और उसका जो सबसे आसान तरीका है, ये एक तो ये है कि फसलों को अदल बदल कर बोएं। एक साल जिस खेत में बरसीम लगा ली उसमें अगले साल बरसीम ना लगाएं या रिजका नहीं लगाएं, और अदल बदल कर लगातार बोते रहें। दूसरा ये है कि जो बीज है आप उपयोग में लेते हैं उसको कवकनाशी से उपचारित करके ही बिजाई करनी होती है, क्योंकि उसमें 2 ग्राम दवाई प्रति किलो बीज, यानी कि बहुत कम मात्रा में आप रसायन का उपयोग करते हैं। और आजकल तो जैविक जो कवकनाशी है उनका भी उपयोग होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका कम मात्रा में रसायनों का उपयोग से भी रोगों का प्रकोप नहीं होता। दूसरा एक रोग होने का बड़ा कारण ये है, विशेषकर रिजका और बरसीम में, और जो सब अर्बन एरियाज हम बोलते हैं, शहरों के आसपास के क्षेत्र, जहाँ पे छोटी छोटी पुली बना के और गाँव जो शहर में ले जाके बेचते हैं 10 रुपए का एक छोटा सा, तो उसमें किसानों को काफ़ी मुनाफा होता है। और किसानों को लगता है कि जितना ज़्यादा नाइट्रोजन डालो और जितना ज़्यादा पानी दो उससे उतनी बढ़ोतरी होती है और हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। परंतु ऐसा सच नहीं है। आप ज़्यादा पानी देते हैं या ज़्यादा नाइट्रोजन डालते हैं उसके नुकसान बहुत हैं। आपकी जो मृदा का जो स्वास्थ्य होता है वो तो खराब होता ही है, आपकी जो फसल है वो भी ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से मुलायम होती है, रोगों का और कीटों का भी प्रकोप का भी बढ़ जाता है। और ज़्यादा नमी बनने से, ज़्यादा सिंचाई देते रहने से नमी के कारण जो कवक होता है, फंगस होती है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। और जो फंगल ग्रोथ है उसके बढ़ने से आपके विशेषकर तना गलन और जड़ गलन, इन 2 रोगों का काफ़ी प्रकोप होता है। तो इनसे बचने का तो सबसे आसान तरीका है कि जब पानी की आवश्यकता हो तभी दो। यदि रोग आ भी गया है, बहुत ज़्यादा दवाई डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, उसमें आप फसल की कटाई कर लें और उसके बाद काफ़ी दिनों तक पानी नहीं दें, सूखने दें उसको। और यदि आपको लगता है कि रोग का प्रकोप ज़्यादा है तब आप कवकनाशी का जो 0.2% का छिड़काव उस दशा में कर सकते हैं। अन्यथा आपका यदि सिंचाई नहीं देते हैं और खेत को सुखा लेते हैं तो वैसे भी फंगल ग्रोथ काफ़ी कम होती है, और जब पुनः वृद्धि होती है तो उसमें इस समस्या से काफ़ी हद तक आपका निजात मिल जाती है। तो सर, ये भी देखने को मिलता है कि चारा की फसलों में कीटों की बड़ी समस्या आती है, तो कीटों के प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? जी, कीटों की समस्या विशेषकर तब आती है जब आपका बादल लगातार बने रहें, और इस मौसम में तो नहीं, पर जैसे ही फरवरी का महीना आएगा तब हम देखते हैं कि जो चेपा होता है या माहू जिसको बोलते हैं, एफिड होता है, उस कीट का प्रकोप होता है। तो उसमें जब ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, यानी कि ज़्यादा से मेरा तात्पर्य है यदि 25 कीट प्रति पौधा से ज़्यादा हो जाता है, उस दशा में ही रसायनों का छिड़काव करें, अन्यथा नहीं करें। उस दशा में आप डाइमेथोएट 0.05% का 300-400 लीटर पानी प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करते हुए छिड़काव कर सकते हैं। परंतु रोगों और कीटों का प्रकोप हो ही नहीं, वो हमें ध्यान रखना है। उसके लिए आप ये है कि एक तो समय पर बिजाई करें। अगेती बिजाई करते हैं तो उससे भी जो आपकी फसल होती है वो शुरुआती वृद्धि अच्छी होने से मजबूत होती है, और एक बार अच्छी और बढ़िया फसल हो तो उसमें कीटों का और रोगों का दोनों का ही प्रकोप कम होता है। और अगर कोई कीट दिखाई भी देते हैं तो आप कोशिश करें कि जो जैविक कीटनाशी हैं, जैसे कि नीम का तेल है, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट है 5% का, उसका घोल बनाकर अगर आप छिड़काव करते हैं जी सर, तो उससे कीटों का तो प्रकोप कम होता ही है, पर आपके पशुओं को जो स्वास्थ्य है उसको लेकर कोई चिंता नहीं रहती कि हम कोई कीटनाशी या रसायन या
कवकनाशी पशुओं को खिला देंगे और उससे न केवल हमारा पशु का स्वास्थ्य बल्कि दूध में जो रसायन आ जाते हैं और जो दूध पीते हैं किसान या बाजार में वो बेचते हैं, तो दूध में भी किसी प्रकार का रसायनों का जाने का खतरा नहीं रहता। तो एक तरह से एक खाद्य श्रृंखला है पूरी की पूरी, वही ही सुरक्षित हो जाती है। तो इस तरह से यदि समुचित रूप से आप ध्यान रखते हैं तो न केवल कीटों का बल्कि रोगों का भी प्रकोप कम रहता है, हमारा पशुओं का स्वास्थ्य तो सुनिश्चित रहता ही है, हमारे पौधों का, हमारे वायुमंडल का, हमारी मृदा का, ये एक होलिस्टिक तरीके से आप बचाव कर पाते हैं। और उस बचाव का सबसे बड़ा फायदा होता है किसान को, उसकी लागत कम होती है और उत्पादन अच्छा मिलता है। तो जो उनका आर्थिक लाभ है, वो जो शुद्ध लाभ है, उसमें वृद्धि होती है। जी सर। तो सर चारा फसलों में रसायन का सुरक्षित उपयोग कैसे करें? जी, जैसे कि मैंने अभी बताया भी और पूर्व में भी बात करी, रसायनों का चारे में बड़ा सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। और यदि रसायनों का छिड़काव करना भी पड़े तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चारा वाली फसलें हैं उनमें रसायनों का उपयोग जब हवा नहीं चल रही हो, हवा ज़्यादा तेज़ नहीं हो, उसी समय छिड़काव करें। आप चेहरे पे मास्क बांध कर रखें छिड़काव करते समय, और बीच में धूम्रपान या कुछ खाने पीना इत्यादि नहीं करें, ताकि आपका जो स्वास्थ्य है जो किसान का, उस पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़े। और फसल चक्र है वो अपनाएं ताकि आपका रोगों और कीटों का और खरपतवारों का प्रकोप कम हो। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि खरपतवारों का जो प्रकोप है वो कम होने के लिए पहले सिंचाई करें और उसके पश्चात 3-4 दिन 5 दिन का समय दें ताकि जो चारा के बीज हैं वो उग जाएं, और फिर जुताई करने के पश्चात ही बिजाई करें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां रखेंगे तो आपको कम रसायनों का उपयोग करना पड़ेगा, और रसायनों का उपयोग करते समय भी आपको सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। दूसरा, आजकल नकली रसायन बहुत आ रहे हैं बाजार में, तो आपको जो ब्रांडेड या विश्वसनीय विक्रेता है वहाँ से खरीदना चाहिए। नकली बीजों से बचने के लिए आपको जो सरकारी संस्थान है जैसे कि ICAR के संस्थान है वहाँ से बीज खरीद सकते हैं। चारे के लिए जो हमारा सरकारी संस्थान है ICAR का, वो केंद्रीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान है झांसी में, वहाँ से आप उच्च गुणवत्ता का बीज ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, जैसे कि दिल्ली के आसपास की अगर हम बात करें तो हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा हिसार वो है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है। तो इन विश्वविद्यालयों की चारे की जो किस्में हैं वो बड़ी उत्पादन देने वाली है, और आपको किसी तरह की चीटिंग होने की संभावना नहीं रहती। पूरा जो जितना पैसा लगा है वो आपका पूरा जो एकदम गारंटीड उत्पादन मिलता ही है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है दिल्ली के नज़दीकी, वहाँ से या जो अन्य कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी बीज उपलब्ध होते हैं। और जब बीज या जो रसायन है वो खरीदते हैं तो एक पक्का बिल ज़रूर लें यदि बाज़ार से खरीदते हैं, तो ताकि कोई अनहोनी घटना हो तो आपको उस समय ये काम आए। तो सर अंत में जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को और बहनों को यही संदेश है, विशेषकर बहनों को, क्योंकि जो हमारा पशुधन है उसको किसान बहनें ज़्यादा अच्छे से करती है और उनका एक बड़ा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो उनको संदेश यही है कि पशुओं को आप सही तरीके से बैलेंस पोषण करें, उसके लिए हरे चारे की खेती ज़रूर करें। और एक परिवार में जैसे सामंजस्य बिठाते हैं वैसे ही जो हमारा फसल प्रणाली है उसमें इस तरह से सामंजस्य बिठाएं कि जो धान्य फसलें हैं सिर्फ वही नहीं लगाएं, चारे वाली फसलें ज़रूर लगाएं, ताकि आपका जो उत्पादन है वो अच्छा बना रहे। और सही तरीके से कटाई प्रबंधन उस चारे का ज़रूर करें और कम से कम रसायनों में चारे का उत्पादन लें। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि रसायनों का यदि उपयोग करना भी पड़ा है ज़्यादा रोग और कीट आने से या खरपतवारों को नियंत्रित करने से, तो कुछ दिन तक, कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक उसकी कटाई नहीं करें, ताकि आपका जो पशु स्वास्थ्य है उस पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़े। तो सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अभी आपने सुना रबी चारा फसलों में कटाई, सिंचाई, रोग और कीट प्रबंधन विषय पर आधारित हमारा एक खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो तरंग 90.0 FM। हम फिर हाजिर होंगे हमारी शान भारतीय किसान के एक नए एपिसोड में। अभी हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक है श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं
रेडियो तरंग 90.0 FM। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कड़ी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radiotarang@rla.du.ac.in या आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है तरंग 90.0 FM। हमारे आज के कार्यक्रम की संचालक हैं खुशी और संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर राकेश कुमार।